सौतेली बहन और जादुई फेस क्रीम। आनंदपुर नाम के गांव में कीर्ति अपनी सौतेली माँ पूनम और सौतेली बहन निधि के साथ रहती थी। कीर्ति के पापा व्यापारी थे, इसलिए वो व्यापार के सिलसिले से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दोनों सौतेली बहनों को आपस में बहुत प्यार था, लेकिन पूनम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पूनम की बेटी निधि दिखने में काली थी और कीर्ति दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी दोनों बहनें आपस में बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन पूनम गुस्से से निधि को कहती है, तुझे कितनी बार बोला है कि कीर्ति के साथ मत रहा कर, ये अच्छी लड़की नहीं है। ये हमारे घर की नौकरानी है और नौकरानी से इतना घुला मिला नहीं करते हैं। ये सब आप मुझे क्यों बोलती रहती हो? कीर्ति मेरी छोटी बहन है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। निधि के जाने के बाद पूनम अपने मन में सोचती है, इसे तो कुछ भी बोलना बेकार है। मेरी बेटी है लेकिन मेरे ही हाथ में नहीं है। मैं उस कीर्ति को ही जाकर बोलती हूँ। इतना बोलकर पूनम कीर्ति के पास जाती है और उससे कहती है, मनहूस, मेरी बेटी से दूर रहा कर। आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलती हुई नजर आई तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। और हाँ, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए घर की अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए। इतना बोलकर पूनम वहाँ से चली जाती है। पूनम के जाने के बाद कीर्ति घर का सारा काम करने लगती है। तभी वहाँ पर निधि आती है और बोलती है, अरे कीर्ति, तू अकेले काम क्यों कर रही है? मुझे भी बुला लेती, फिर हम दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म करके खेलते। नहीं दीदी, तुम रहने दो। अगर माँ ने आपको काम करते हुए देख लिया तो मेरी बहुत पिटाई करेगी। इन सब की फिक्र तू मत कर, माँ को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वैसे भी माँ काम की वजह से कहीं बाहर गई है, इसलिए उन्हें आने में टाइम लगेगा। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ घर का सारा काम करने लगती है और जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती है। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगले दिन पूनम निधि के लिए एक ड्रेस लेकर आती है और कीर्ति से बोलती है, शाम को हम पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए निधि की ड्रेस प्रेस कर दे। लेकिन माँ, मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं, फिर मैं क्या पहनूंगी? अरे, तूने सोच कैसे लिया कि हम पार्टी में तुझे भी ले जा रहे हैं? तू घर में ही रहेगी। निधि की शादी की उम्र हो गई है। अगर वो मेरे साथ शादी पार्टी में जाएगी तो लोगों की नजरों में आएगी, जिससे उसके लिए रिश्ते आएंगे। अगर तू गई तो कोई भी निधि के लिए रिश्ता नहीं भेजेगा। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर कीर्ति निधि की ड्रेस प्रेस करने चली जाती है। तभी निधि की दोस्त का फोन आता है और वो बातों में लग जाती है और यहाँ निधि की ड्रेस बुरी तरह से जल जाती है। कीर्ति जब फोन रखकर आती है तो जली हुई ड्रेस देखकर घबरा जाती है। अरे, मैं स्विच ऑफ करके नहीं गई थी क्या? अब तो माँ मुझे बहुत मारेगी। तभी वहाँ पर निधि और पूनम आ जाते हैं। ला दे, निधि की ड्रेस प्रेस हो गई क्या? माँ, वो मेरे से गलती से ड्रेस चल गई। कीर्ति के इतना कहती ही पूनम उसे जोरदार तमाचा लगाती है। नालायक मनहूस, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जला दी। मैं तुझे पार्टी में लेकर नहीं जा रही हूँ, इसलिए तूने अपनी भड़ास निकाली है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। पता नहीं मैं कैसे स्विच ऑफ करना भूल गई। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तू घर में बैठकर आराम कर, मैं चली जाती हूँ पार्टी में। और हाँ नालायक लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखियो। इतना बोलकर पूनम पार्टी में चली जाती है। 2 दिन बाद पूनम की बहन उसके घर आती है और पूनम से बोलती है, अरे पूनम, ये देख, हमारी निधि के लिए रिश्ता आया है। मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। आज शाम को ही वो लोग निधि को देखने आ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं अभी से ही शाम की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। इतना बोलकर पूनम कीर्ति के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, आज शाम को निधि को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए घर को अच्छे से सजा दे। और हाँ, सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाइयो। लड़के वालों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाऊंगी। इतना बोलकर कीर्ति घर के कामों में लग जाती है। कुछ घंटों बाद घर का सारा काम खत्म करके कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के वाले भी आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मुझे अपने बेटे और निधि के रिश्ते के लिए बात करनी है। हाँ बहन जी, आइए अंदर आइए। पूनम लड़के वालों को घर के अंदर लेकर आती है
और थोड़ी देर बाद निधि चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के सामने आती है। ये मेरी बेटी निधि है। आपके बेटे से शादी करने के बाद ये आपका सारा घर संभाल लेगी। मेरी बेटी को घर के सारे काम करने आते हैं, यहाँ तक कि ये सिलाई कढ़ाई बुनाई भी अच्छे से कर लेती है। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन शक्ल सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे सोसाइटी के लोग आपकी बेटी के काम नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी शक्ल देखेंगे, और शक्ल तो इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वैसे भी घर के काम के लिए मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। मुझे तो एक सुंदर बहू चाहिए थी। कीर्ति अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही होती है। तभी लड़के की माँ की नजर खिड़की से झांक रही कीर्ति पर चली जाती है। कीर्ति को देखकर लड़के की माँ पूनम से कहती है, ये जो खिड़की से देख रही है वो आपकी ही बेटी है क्या? अगर रिश्ते की बात करनी ही है तो उस लड़की से कीजिए, क्योंकि मैं निधि से तो अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी। अच्छा, तो आप मेरी छोटी बहन कीर्ति के बारे में बोल रहे हैं? मैं अभी उसे बाहर लेकर आती हूँ। निधि कीर्ति को लेकर बाहर आती है और लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। लेकिन कीर्ति लड़के की माँ से बोलती है, आंटी जी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी सोच बहुत बुरी है। आप किसी को उसके रंग रूप से देखती हो, और मैं शादी करके ऐसे घर में नहीं जाना चाहती हूँ जहाँ भारी खूबसूरती देखा जाता है। कीर्ति की बात सुनकर लड़की की माँ चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद पूनम कीर्ति से बोलती है, नालायक लड़की, मैंने तुझे कहा था ना कि किसी को नजर मत आइयो। तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है क्या? लेकिन माँ, मैंने अपने रिश्ते के लिए तो उन लोगों को मना कर दिया है। तूने मना कर दिया है तो कौन सा एहसान कर दिया है? अगर तू खिड़की से नहीं देख रही होती तो मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है, लेकिन तूने उससे आज उसी की खुशियाँ छीन ली। उस दिन कीर्ति को पूनम की बात बहुत चुभती है और वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। रोते रोते कीर्ति सड़क किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? जादूगरनी के पूछने पर कीर्ति उसे सारी बातें बता देती है। कीर्ति की बातें सुनने के बाद जादूगरनी कहती है, अच्छा, तो तुम्हारी बहन के काले रंग की वजह से कहीं उसका रिश्ता नहीं हो पाता है और उसका गुस्सा तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर निकालती है। मैं तुम्हें एक जादुई फेस क्रीम देती हूँ, जिसके बाद हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर जादूगरनी कीर्ति को एक फेस क्रीम देती है। फेस क्रीम देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है और निधि के पास जाती है। दीदी, आप जल्दी से ये फेस क्रीम लगा लो, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीर्ति के कहने पर निधि फेस क्रीम लगा लेती है। उसके बाद अगले ही पल निधि भी कीर्ति की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें ये सारी बातें पूनम को बताती है। सारी बातें सुनने के बाद पूनम कहती है, मुझे माफ कर दे कीर्ति बेटा, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा और हर गलती की सजा तुझे ही देती रही। कोई बात नहीं माँ, लेकिन आज से आप मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देना, क्योंकि मैं आपके प्यार के लिए बहुत तरसी हूँ। पूनम कीर्ति को अपने गले से लगा लेती है। उस दिन से पूनम अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कीर्ति अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई गोल्डन लहंगा का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। नीतू के पिता मजदूरी कर नीतू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे नीतू का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे, अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है, वो मेरे हीरो हैं। नीतू और सिमरन की क्लास में एक लड़का अखिल भी पढ़ता था। अखिल दिखने में बहुत मनमोहक था। अखिल को हमेशा से ही नीतू का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात सिमरन को बहुत बुरी लगती थी। वो नीतू की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है नीतू, कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती, और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू अखिल।
स्कूल में सभी बच्चे नई नई वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन नीतू के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम, तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और नीतू, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, मैंने नई पेंसिल खरीदी है जो कि मुझे पूरे 1 महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल। नीतू सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ, मुझे नया हेयर क्लिप ला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही नीतू हमेशा अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं सिमरन, मेरी माँ ने हाँ कहा है तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने ही वाली थी अखिल। लेकिन क्यों? भूल गई? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगा और बहुत सुंदर गोल्डन लहंगा खरीदा है। क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नीतू, तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने नीतू को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन में इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि अखिल की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं, फिर वो नीतू क्या चीज है। वहाँ अपने घर नीतू सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर लहंगा ही नहीं है, मैं क्या पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी। ये सोचती हुई नीतू अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे सिमरन के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए लहंगा ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा। मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। बेटी, मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को नीतू की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर नीतू के लिए एक सुंदर सी लहंगा बनाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये लहंगा रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर नीतू के कमरे में लहंगा रख देती है। उस समय नीतू जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद नीतू फौरन उठकर वो लहंगा देखती है। क्या मैं ये गंदा सा लहंगा पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस लहंगे को अपने हाथों से बनाया है। नीतू उस लहंगा को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई लहंगा की कद्र करती थी, इसलिए वो लहंगा को अपने सिरहाने रखकर सिसक कर सो जाती है। उसी रात परी लोक से एक परी पृथ्वी लोक की सैर करने निकली थी। वो परी नीतू के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी नीतू की माँ की बनाई हुई लहंगा को गोल्डन लहंगा में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई लहंगे को देखती है, लेकिन लहंगा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा अब एक गोल्डन लहंगे में बदल चुका था। नीतू जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी नीतू के हाथ में गोल्डन लहंगा देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस गोल्डन लहंगा को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मेरे लिए इतना सुंदर गोल्डन लहंगा लेकर आए। मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस गोल्डन लहंगे को देखकर हैरान थे,
क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही लहंगा वहाँ रखा था। लेकिन सुबह उठने के बाद वो लहंगा गोल्डन लहंगे में बदल गया। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा कि वो गोल्डन लहंगा उसके माता पिता उसके लिए नहीं लाए। बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद नीतू वो गोल्डन लहंगा पहनकर सिमरन के बर्थडे पार्टी में जाती है। नीतू जैसे ही सिमरन के बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नजर नीतू पर ही टिकी होती है, क्योंकि नीतू बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल भी नीतू को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीतू, ये गोल्डन लहंगा तुम पर बहुत जच रही है। मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू को कहती है, कहाँ से मांग कर लाए तुम्हारे माता पिता ये गोल्डन लहंगा? क्योंकि इतना महंगा गोल्डन लहंगा तुम लोगों की खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो सिमरन, तुम्हें कैसे कह सकती हो? ये बोलती हुई नीतू रोती हुई अपने घर चली जाती है और नीतू को मनाने के लिए अखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। नीतू रुक जाओ, मत रो। अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते, हम भी बहुत अमीर होते। फिर मुझे सिमरन के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब चुप हो जाओ। उसके बाद नीतू अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद नीतू देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पर मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। नीतू मन में सोचती है, लगता है ये गोल्डन लहंगा जादुई है, क्योंकि मैंने आधे समय अखिल से कहा था कि मेरे माता पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया मेरे प्यारे गोल्डन लहंगे। उसके बाद से नीतू के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे कर नीतू के पिता खिलौनों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।